हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर रेबल्स एंड द राज, जिसका रेबल्स एंड द राज, इसमें हम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आपको हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द मिल जाएगी। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं कि ये हमारे हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, उसका थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर बच जाएंगे, जिसके साथ ही हमारा सिलेबस हिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का सिलेबस डल चुका है और ये हिस्ट्री का भी सिलेबस डल जाएगा। इसके साथ हमारे 3 सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद पहले तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तीनों सब्जेक्ट के, और फिर साइकोलॉजी की वीडियो आएंगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तो वीडियो आएंगी जो एपिसोड्स में आएंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहला जो टॉपिक है, या फिर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन जो चैप्टर में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हाउ द रिवॉल्ट बिगेन, ठीक है। कि रिवॉल्ट जो था ना, वो जो विद्रोह था, वो चालू कैसे हुआ, ठीक है। तो द सिपॉइज स्टार्टेड देयर टास्क विद अ यूनिक सिग्नल। इट वॉज अ फायरिंग ऑफ द इवनिंग It was the firing of the gun in the evening of the surroundings of the Bugle at many places, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट हुआ एक स्पेशल सिग्नल से, और वो सिग्नल क्या था? फायरिंग अ गन, ठीक है। और जब ये गन चली, ठीक है, शाम के टाइम में ये गन चली, और उसके बाद जो है ना, आसपास के जो एरिया थे वहाँ पे सब जगह क्या होने लग गया? बिगुल बजने लगे, ठीक है। बिगुल का मतलब आपको पता होगा, हिंदी वाले बिगुल की बात हो रही है यहाँ पे। दे फर्स्ट कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स एंड लूटेड द ट्रेजरी। इन्होंने क्या किया? पहले तो कैप्चर किया, उसके बाद जितने भी वो सरकार की धनराशि थी उसको लूट लिया, ठीक है। सरकार के जो खजाने थे उनको लूट लिया। उसके बाद लेटर दे अटैक्ड एंड बर्न्ड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जेल्स, ट्रेजरी, बंगलोज, रिकॉर्ड रूम, टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड रिकॉर्ड्स। उसके बाद क्या किया इन्होंने? पहले तो लूटा, उसके बाद इन्होंने आग लगाना चालू कर दिया। किन्होंने? ये जो सिपाहीज थे, मतलब ये जो सिपाही थे जो रिवॉल्ट में शामिल थे, ठीक है, उनकी बात हो रही है। या फिर जरूरी नहीं है कि सिपाहीज, जितने भी लोग रिवॉल्ट में शामिल थे उन्होंने ये काम चालू कर दिया। उन्होंने पहले तो लूटा, उसके बाद आग लगानी चालू कर दी। गवर्नमेंट ऑफिस, जेल, जितने भी खजाने थे जहाँ पे लूट लिया था वो खजाने, उसके बाद बंगलो जो भी गवर्नमेंट के थे, रिकॉर्ड रूम, टेलीग्राफ रूम, हर जगह हर चीज़ पे आग लगानी चालू कर दी। उसके बाद वाइट मैन वर टारगेट। Declaration was made in Hindi, Urdu and Persian and propagated the cities, calling the Hindu and Muslims. Common men started to join the mutiny. उसके बाद इनका जो प्राइम टारगेट था, ठीक है, वो कौन था? वो था वाइट मैन, मतलब अंग्रेज। उसके बाद ये डेक्लेरेशन जो हुई रिवॉल्ट की, वो किन किन लैंग्वेज में हुई? हिंदी, उर्दू, पर्शियन। और इनका प्रचार कैसे कैसे हुआ? अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पे प्रचार किया, अलग अलग सिटीज़ में, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सब ने प्रचार किया और सब ने इसको ज्वाइन किया। उसके बाद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रेबल्स wrath on मनी लैंडर्स एंड द रिच इन मेजर टाउन्स लाइक कानपुर, लखनऊ एंड बरेली। उसके बाद इनका जो गुस्सा था ना, ठीक है, ये जो विद्रोही थे, इनका जो गुस्सा था, वो गुस्सा किस पे निकला? मनी लैंडर, ठीक है, जो मनी लैंडर थे। उसके बाद जो बड़े बड़े उस टाइम पे टाउन थे, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बरेली, यहाँ के जितने भी मनी लैंडर्स थे, या फिर जो यहाँ के थोड़े बड़े लोग थे और जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, उन पे इनका गुस्सा निकला। द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू एक्शन ऑफ द रिबल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून। और जो ब्रिटिश थी उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, ठीक है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इनके जो ये जो रिवॉल्ट था उसके खिलाफ। कौन से महीने में? मई और जून में। दे वर एंगेज टू सेव द लाइव्स ऑफ द फैमिली मेंबर। इन्होंने ये किस काम में लगे हुए थे? ये अपनी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए थे और अपने परिवार की, ठीक है। वन ब्रिटिश ऑफिसर डिस्क्राइब्ड ब्रिटिश रूल कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। एक अंग्रेज ने क्या कहा इस रिवॉल्ट के बारे में? कि ये रिवॉल्ट इस तरीके से हुआ, ठीक है, इस रिवॉल्ट ने इस तरीके से अंग्रेजों को हिलाया
जैसे कि हवा आने से जो वो ताश के पत्तों के महल होते हैं ना, वो गिर जाते हैं, ठीक है, हल्की सी किसी भी चीज़ के हिलने से ही वो कार्ड के जो महल हैं वो गिर जाते हैं। वैसे ही अंग्रेज का पूरा इनका जो वो था पावर, वो हिल गया था, डोमिनेंस। उसके बाद इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, तो उसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो होगा, ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक ही साथ हर जगह चालू हुआ होगा, ठीक है, सबके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हुआ होगा। तो सब ये भी है द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। द रीजंस फॉर द सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ म्यूटिनी एट वेरियस प्लेसेस वॉज इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो सिमिलैरिटी थी हर जगह पे एक ही टाइम, हर जगह पे ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये जो सिमिलैरिटी थी वो किस वजह से थी, क्योंकि ये प्लान्ड था और उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन थी। देयर वॉज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉय लाइन्स एंड द कैंटोनमेंट। और इन सब किसके बीच में कम्युनिकेशन था, सिपॉय मतलब सिपाही, और जो उनके जो कैंटोनमेंट थे, ठीक है, मतलब छावनी जहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद सिपॉयज और देयर सीक्रेट मैसेजेस कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, इनके जो सीक्रेट मैसेजेस थे, ठीक है, जो मतलब सीक्रेट मैसेज होते हैं सबके, जो भी आर्मी के होते हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। पीपल वर प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट देयर रेबेलियन, क्योंकि लोग जो है ना, जितने भी लोग थे वो किस बारे में बात कर रहे थे, इन्हीं के विद्रोह के बारे में, ठीक है। अब ठीक है, पहले अब हमने देख लिया कि चालू कैसे हुआ, ठीक है, बिगिन कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इन सबके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था। उसके बाद अब इतने बड़े जो रिवॉल्ट है उसको लीडर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो लीडर कौन कौन थे, ठीक है, और उनके फॉलोवर कैसे कैसे थे। अ डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वॉज रिक्वायर्ड टू फाइट द ब्रिटिश, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए थी, ठीक है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था जिसकी हेल्प से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा जाए, ठीक है। फॉर दिस रेबल्स मूव टू टेक द शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीपल हु हैड बिन लीडर बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। और इसके लिए क्या किया वो रेबल्स मतलब आपको पता होगा विद्रोहियों ने, ठीक है। इसके लिए जो विद्रोही थे मतलब रेबल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पास जाके शरण ली, मतलब अंडर द अम्ब्रेला, ठीक है, शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीपल, उन्होंने उनके पास जाके शरण ली या फिर उनसे मदद मांगी, जो कि अंग्रेजों के आने से पहले से ही एक तरीके से लीडर थे, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के आने से पहले लीडर थे, उनके आने से पहले जो लीडर थे। जैसे कि अभी हम देखेंगे, एज सिपोज ऑफ मेरठ रीच दिल्ली एंड रिक्वेस्टेड मुगल एम्परर टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप, ठीक है। जितने भी मेरठ के एरिया के सिपाहीज थे उन्होंने क्या किया, वो मेरठ से निकले और दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में लाल किले गए और लाल किला को ना चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। और लाल किले पे जब बहादुर शाह जफर सुबह के टाइम निकला, ठीक है, झरोखा दर्शन के लिए, तो उसने देखा कि अब इन सब ने मेरे को घेर लिया है, ठीक है। और उन्होंने एक ऑफर दिया था कि जो है ना, तुम्हें हमारा लीडर बनना है, क्योंकि उससे पहले मुगल एम्पायर था, मुगल्स उनको रूल कर रहे थे इसलिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर बहादुर शाह जफर मना कर देता तो क्या होता, जो जितने भी लोग थे वो सब गुस्से में थे, ठीक है, तो वो उसको मार देते, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। लेकिन क्योंकि उसको भी जान बचानी थी, उसने देखा कि चारों तरफ से लोगों ने मुझे घेर रखा है, तो उसको बचना था, तो इसने क्या किया, लीडर बनने के लिए तैयार हो गया। As the sepoys of Meerut reached Delhi and requested Mughal emperor to accept their leadership, और उसने उनके लीडरशिप वो एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद इन कानपुर द सिपॉइज एंड द पीपल ऑफ द टाउन मेड अ रिक्वेस्ट टू नाना साहिब द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड टू बी द लीडर इन द रिवॉल्ट, ठीक है। उसके बाद कानपुर में सिपॉइज किसके पास गए, नाना साहेब जो थे सक्सेसर किसके, पेशवा बाजीराव सेकेंड के। उसके बाद रानी ऑफ झांसी वॉज फोर्स्ड बाय द पीपल एंड अदर्स टू जॉइन द अपराइजिंग इन द सेम वे। और उसके अलावा कानपुर के अलावा अगर हम झांसी की बात करें तो वहाँ पे जो रानी थी, ठीक है, रानी ऑफ झांसी की रानी, मतलब उन्हें जबरदस्ती इस विद्रोह में, ठीक है, ये जो अपराइजिंग थी, ठीक है, ये जो रिवॉल्ट था उसमें इनका लीडर बनने के लिए कहा गया, और ये बनी भी, क्योंकि ये सब भी एक तरीके से परेशान थे किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसके बाद कुंवर सिंह
लोकल जमींदार इन आरा लेड द म्यूटनी। ठीक है, कुंवर सिंह जो कि लोकल सिर्फ एक छोटा सा जमींदार था आरा का, ठीक है, उसने भी यहाँ पे एक लीडर वो भी एक लीडर बन के उसने लीडरशिप करी। ठीक है, उसके बाद नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह वॉज डिस्प्लेस्ड एंड द स्टेट वॉज पोजेस्ड। उसके बाद अवध जो था, अवध का जो राजा था ना, वो वाजिद अली शाह, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और उसका जो वो था स्टेट था, ठीक है, अवध, उसको पोजेस कर लिया किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो बिरजिस कादर, ठीक है, जो किसका बेटा था, वो था नवाब का, उसने अपने आप को, वो जो था ना एक तरीके से लीडर बना अवध का। ठीक है, बिरजिस कादर द यंगेस्ट सन ऑफ नवाब वॉज डिक्लेयर्ड एज देयर लीडर and they message of rebellion were conveyed by common man, women and religious man। और ये जो मैसेज था एक जगह से दूसरी जगह कैसे कन्वे हो रहा था, आम आदमी, महिलाएं या फिर जो धार्मिक लोग होते हैं, ठीक है, इसमें पंडित, ठीक है, मौलवी सब आते हैं, क्योंकि इन सबको कोई वो नहीं थी, रोक टोक नहीं थी। ठीक है, ये सब इन सबको छूट थी, और इनके लिंक भी बहुत होते हैं। अगर हम देखें जो रिलीजियस मैन होते हैं, मतलब पंडित, मौलवी, इनके जो लिंक होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन सब ने क्या किया, एक मैसेज कन्वे करने का काम किया। उसके बाद रिलीजियस मैन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग अवेकनिंग अमंग द कॉमन मैन विद देयर ओन पैटर्न। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो रिलीजियस मैन थे ना, ये जो मतलब पंडित, मौलाना थे, जितने भी हम किसी भी रिलीजन के ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या रोल प्ले किया, इन्होंने जितने भी लोग थे, ठीक है, आम आदमी थी, उनको एक तरीके से जगाने का, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने का काम किया इस रेबल के बारे में, ये जो विद्रोह था उस विद्रोह के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेवरल लोकल लीडर्स अर्ज द फार्मर, जमींदार्स एंड द ट्राइबल्स टू टेक पार्ट इन रेवोल्ट। उसके बाद जो लोकल लीडर कह सकते हैं हम, ठीक है, जो लोकल लीडर होते हैं, जैसे कि हर गली का, हर क्षेत्र का एक लीडर होता है। ठीक है, तो वो जो लोकल लीडर था ना, उसने क्या किया, जो उसके यहाँ के लोग थे, ठीक है, उनको बोला, चाहे वो एक फार्मर हो, चाहे वो एक ट्राइबल हो, कोई भी हो, ठीक है, सबको बोला कि ये जो रिवोल्ट है उसमें तुम उसमें तुम भागीदार बनो। ठीक है, उसके बाद एक इसका एग्जाम्पल क्या, शाहमल परगना बरौत इन यूपी। परगना मतलब एक छोटा सा एरिया आप कह सकते हो। ठीक है, जिसका जो वो था लीडर, वो था शाहमल। ठीक है, वो था बरौत इन यूपी, उसके परगना का नाम था बरौत, जो कि यूपी में था। फ्लिक्ड द विलेजर्स ऑफ द परगना। ठीक है, उसने क्या किया, लोगों को समझाया और लोगों को अपने साथ लिया और इस विद्रोह में साथ दिया। ठीक है, इससे ये क्या पता चला कि लीडर्स क्या क्या थे और उनके फॉलोअर्स कौन कौन थे। फॉलोअर्स भी आपको पता चल गया कि एक फार्मर, एक ट्राइबल, हर एक बंदा जो था ना इनका फॉलोअर बन चुका था। ठीक है, इस रिवॉल्ट में फॉलो कर रहा था इनको। और लीडर्स का नाम आपको लिखने के लिए आएगा कि बिहार की कुंवर सिंह कहाँ के थे, ठीक है, या फिर कानपुर के लीडर कौन था, या फिर रानी वो झांसी का लीडर कौन था, ठीक है, या फिर अवध का लीडर कौन था। तो ये आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है, तो ये आपको जरूर याद रखना। ठीक है, अब क्या है, एक क्वेश्चन या फिर एक टॉपिक आता है र्यूमर्स एंड द प्रोफेसीज। ठीक है, प्रोफेसीज का मतलब भविष्यवाणी। ठीक है, एक तो अफवाहें और भविष्यवाणी क्या क्या थी उस टाइम पे। ठीक है, कुछ लोगों के सिर्फ मुंह से निकल रही थी बातें, ठीक है, और कुछ अफवाहें थी। ठीक है, तो एक अफवाह ये थी, र्यूमर्स अबाउट द कार्ट्रिजेस। ठीक है, there was a rumor that the new cartridge of Enfield rifles were greased with the fat of pigs, with the fats of pigs and cows. ठीक है, this rumor spread like a wildfire across the sepoy lines of North India। एक जो अफवाह थी वो ये थी कि जो बंदूक की गोली होती है ना, ठीक है, उसको ग्रीस किया जाता है, किससे, उसको जिस चीज से ग्रीस किया जाता है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है फैट ऑफ पिग्स एंड गाउस। ठीक है, काउ, ठीक है, गाय और सुअर के वो हड्डी और मांस के उससे बना होता है वो। ठीक है, और वो जो गोली होती है, ठीक है, उसका जो सील होता है उसको मुंह से तोड़ना होता था। ठीक है, तो अब जो थे ना मुस्लिम और हिंदू दोनों फंस गए इससे, कि क्योंकि इस चीज से ना उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। ठीक है, और ये जो बात थी ना, ये कार्ट्रिजेस वाली, ये बिल्कुल एक आग के उसके आग की तरह फैली। ठीक है, हर जगह फैल गई यह बात, बिल्कुल आग की तरह।
ठीक है। उसके बाद र्यूमर्स अबाउट द फ्लोर मिक्स विद द बोन डस्ट। उसके बाद ये भी माना जाता है कि आटे के साथ हड्डियों का चूरा मिलाया जाता था, ठीक है। देयर वॉज अ र्यूमर दैट द ब्रिटिश हैड कंस्पायर्ड टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का मानना यह था कि ये जो ब्रिटिश थे ना, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, ठीक है, और इन्होंने मन में ठान लिया कि जो इनका जो धर्म है ना, ये भ्रष्ट करना है, और वो भी सिर्फ हिंदू का नहीं, हिंदू और सबका, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सबका धर्म भ्रष्ट करना है। तो उसके लिए क्या किया, सम पीपल स्प्रेड द रूमर दैट द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट। और इसके लिए कौन सी अफवाह फैलाई गई कि जो है ना, मार्केट में जो आटा बिक रहा है, ठीक है, उसमें किस चीज़ का चूरा मिल रखा है, उसमें जो है ना गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिल रखा है, ठीक है, मतलब पाउडर मिल रखा है उस आटे में, और वो आटा मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल मतलब फैली बड़ी तेजी से। सो द कॉमन पीपल एज वेल एज द सिपॉइज इन द वेरियस कैंटोनमेंट्स रिफ्यूज टू टच एंड ईट दिस फ्लोर। सम पीपल considered it as the British attempt to convert Indians to Christianity, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जितने भी मतलब सिपॉइज थे, ठीक है, जितने भी वो थे सिपाही, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आटे को हाथ लगाना बंद कर दिया, उन्होंने रोटी खानी बंद कर दी, ठीक है, जितने भी लोग थे उस टाइम पे। और उन्होंने ये माना कि ये जो है ना, हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है, इन्हें ये हमारा धर्म बदलकर क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं ये हमें, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो प्रोफेसी थी, ठीक है, या फिर र्यूमर था, वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाटी, ठीक है। इसके बारे में आज भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, कि ये था भी कि नहीं था। जब आप एनसीईआरटी में बॉक्सेस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसके बारे में ना मतलब क्लियर एविडेंस आप कह सकते हो कि नहीं है, ठीक है, कि इन बातों का क्लियर एविडेंस टेस्टिमोनीज नहीं है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। अनदर थिंग दैट डिफाइड एनी एक्सप्लेनेशन वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीज फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, ठीक है। दूसरी जो बात थी जो बड़ी टेंशन की थी, वो थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाती, ठीक है। रात को क्या होता था, एक आदमी जाता था, ठीक है, किसी भी गांव का जो गांव का वॉचमैन होता था, उसको 5 रोटी देता था, और उसको कहता था कि तुम एक आदमी जाता था और 5 गांव के 5 वॉचमैनों को एक एक रोटी दे देता था, और उन 5 वॉचमैन को बोलता था तो तुम ना इसमें 5 रोटी और बना के डालो और इसको अगले गांव में ऐसे ही बांट दो, ठीक है। एट नाइट अ पर्सन गेव 5 chapatis to the watchman of the village. He asked him to make 5 more chapatis and distribute them in the next village, ठीक है, और उसको अगले गांव में तुम बांट दो। The purpose and the meaning of such distribution of the chapatis remained an enigma to most of the people, ठीक है। ये अभी तक मैंने कहा ना जैसे कि ये एक रहस्य है, ठीक है, अभी तक एनिग्मा है ये इसके बारे में कुछ एविडेंस या फिर मतलब कुछ ऐसी बातें पता नहीं चली हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। र्यूमर्स पता चले गए आपको। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि अब र्यूमर्स तो हर जगह होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अभी की बात करेगा, हम 21st सेंचुरी में अगर हम 2021 की बात करें, जैसे कि हर चीज़ में र्यूमर होता है। गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है, ठीक है, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीएए हो, या फिर फार्मर बिल अभी आप देख रहे हो, हर कोई सी भी चीज़ हो उस पर र्यूमर तो होता ही है, ठीक है। लेकिन लोग उन पर विश्वास कब करते हैं, ठीक है, अगर कुछ सरकार ने ऐसा कुछ कर रखा होता है पहले, जब भी तो कोई विश्वास करता है, ठीक है, या फिर किसी की गलती होगी इसी वजह से कोई विश्वास कर जाता है। तो ऐसे कौन से रीजंस थे जिस वजह से जो आम लोग थे वो इन बातों पे, इन अफवाहों पे विश्वास कर रहे थे, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक accepted the policies that aimed at the imposing reforms in the Indian society by bringing western ideas into use. जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है, उस टाइम पे, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया बहुत सारी पॉलिसीज़ को, जिनका एम था कि उनका एम क्या था कि बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाए इंडियन सोसाइटी में। और वो रिफॉर्म्स कहाँ से आए थे, वो थे वेस्टर्न आइडियाज़, ठीक है। वो जो रिफॉर्म्स थे वो इन्फ्लुएंस किससे थे, वो थे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ठीक है। इस वजह से दे ओपन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दैट टॉट वेस्टर्न साइंस एंड लिबरल आर्ट्स, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, ठीक है। और जिसमें क्या सिखाया जाता था, एक तो वेस्टर्न साइंस और उनके लिबरल आर्ट्स, ठीक है, ये सब उनमें सिखाया जाता था। तो ये जो स्कूल्स खोलने का ना एक और रीज़न था, क्योंकि वो यहीं पर रह रहे थे, ठीक है, वो बार बार ब्रिटेन नहीं जा रहे थे, वो खुद तो रह गए थे, उनकी फैमिली भी यहाँ पे बस गई थी, तो उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना था। तो एक रीज़न ये भी था, उन्होंने ये स्कूल खोला। लेकिन सबकी अलग सोच है, सब हर चीज़ को अलग तरीके से सोचते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि वो ये करके क्या करना चाहते थे, हमारा जो कल्चर था उनको खराब करना, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो अपना आइडियाज थे उनको वो करना उन पे ओवर रूल करना चाहते थे, ठीक है। द ब्रिटिश पास्ड लॉज to abolish the customs of sati and allowed the remarriage of Hindu widows, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा जो थी, ठीक है, 1829 में इसको खत्म कर दिया, ठीक है। किसने, ब्रिटिश ने। एक नंबर में क्वेश्चन में आ जाएगा कि 1800 वो सती प्रथा कब खत्म हुई थी, ठीक है, तो याद रखना 1829, ठीक है। एक तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सती प्रथा जो थी, ठीक है, जब ये पहले आपने देखा होगा कि जब हस्बैंड मर जाते थे तो उनकी जो वो होती थी, ठीक है, जब उन्हें जलाया जाता तो उनके साथ वो भी बैठ के उनके उस पर जल जाती थी, ठीक है। तो ये जो कस्टम था ना, ये खत्म कर दिया उस टाइम पे 1829 में। और उसके बाद क्या किया, जो रीमैरिज, उसके बाद ना रीमैरिज पे भी जोर दिया कि जो वो लड़की थी जो पहले मर जाती थी सती प्रथा की वजह से, वो लड़कियों को, उन लड़कियों की फिर से शादी कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद द ब्रिटिश अनेक्स्ड द वेरियस किंगडम्स, ठीक है, उन्होंने उसके बाद बहुत सारी किंगडम को अपने, बहुत सारे साम्राज्यों को अपने साथ में ले लिया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हरा दिया, ठीक है। कौन कौन से किंगडम्स थे, अवध, झांसी, सतारा, मेंशनिंग मैनी प्लेसेस मिस गवर्नेंस, ठीक है। जिस भी प्लेस को उन्हें मन करता ना, मतलब जिस भी किंगडम को उन्हें अपने अंदर लेना होता था, तो वो सिर्फ कहते थे कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ का शासन जो है ना वो सही से नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ का जो शासक है वो शासन नहीं चला रहा है ठीक से, ठीक है, तो उसको वो अपने अंदर ले लेते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे, ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड देयर ओन लॉज, ठीक है, मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट्स एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस, ठीक है, वो अपने लैंड सेटलमेंट, अपने लॉ, मतलब हर तरीका ना अपना बना लेते थे उस, ठीक है, वहां पे। उसके बाद ऑल दिस प्रैक्टिसेस हैड क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इन सब का जो ना बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव मतलब बहुत ही बड़ा असर पड़ा लोगों, नॉर्थ इंडिया के लोगों पर, ठीक है। उसके बाद एज द पीपल कंसीडर्ड द एलियन रूल एज द इम्पर्सनल एंड ऑप्रेसिव, ठीक है, लोगों को ये एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि जो है ना ये जो ब्रिटिश रूल था ना उसको एलियन रूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो एलियन रूल था उसको क्या क्या माना गया, इम्पर्सनल और ऑप्रेसिव, मतलब अत्याचारी, ठीक है। दे बिलीव्ड इन ऑल द रूमर्स एंड प्रोफेसीज अबाउट द ब्रिटिश रूल, और ये क्योंकि इतने मतलब परेशान कर रहे थे, ठीक है, इतना अत्याचार कर रहे थे इनके ऊपर, ठीक है, सबके ऊपर, हमारे ऊपर, इस वजह से वो, इस अत्याचार की वजह से, ठीक है, वो इनके बातों में, इनकी जो अफवाह थी उसमें भरोसा कर गए, ठीक है। और वो अफवाह कौन कौन सी थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक टॉपिक आएगा, या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें आपको, नहीं तो जो अवध का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, वो है सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो ये एक तरीके का सिस्टम था, ठीक है, वो अभी हम पढ़ लेते हैं। इट वॉज अ सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सले इन 1798, ठीक है, ये लैंड रिवेन्यू का सिस्टम था जिसमें टैक्स लिया जाता था, और ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, 1798 में लॉर्ड वेल्सले, ठीक है। ऑल द रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस who entered into such an alliance with the British, ठीक है। और जो भी रूलर इस अलायंस को वो करता था, ठीक है, जिस भी रूलर इस अलायंस के साथ इस अलायंस को एक्सेप्ट करता था, वहाँ पे कौन कौन से नियम लागू होते थे वो अभी हम देख लेते हैं। द एले वुड हैव टू कीप अ फोर्स had to keep a British contingents in his territory, ठीक है। तो जो एली का मतलब मित्र, ठीक है, मतलब जो भी लोग उसका जो ये जो सिस्टम था, ठीक है, ये जो अलायंस था उसको एक्सेप्ट करते थे, उनको क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश कंटिजेंट, मतलब अंग्रेज का जो वो होते थे ना दल, मतलब उनके जो फौज होती थी, ठीक है,
उनको अपनी टेरिटरी में रखना होता था। उनकी जो अपनी वो होती थी ना फौज, ठीक है, जैसे कि हर राजा की अपनी फौज होती है, आपको ये पता ही होगा, ठीक है, हर राजा की अपनी फौज होती थी। तो जो राजा, जैसे कि जिस राजा ने ये एक्सेप्ट कर लिया अलायंस, तो उसको क्या करना था, अपनी फौज को हटा देना था और ब्रिटिश की फौज को रखना था, ठीक है। द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एली फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स ऑफ देयर पावर, ठीक है। और पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ब्रिटिश की, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी थ्रेट हो, चाहे वो इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल, हर थ्रेट, कोई सा भी हर खतरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ब्रिटिश के जो वो थे, ठीक है, सिपाही। Resources for maintaining the British contingents would be provided by the ally। उसके बाद जो वो था, ठीक है, उनका जो राजा इसको एक्सेप्ट करता था, उस राजा को पैसे देने पड़ते थे, किनको, ब्रिटिश को, जिससे ब्रिटिश इसको चला सके, ठीक है। मतलब ये जो कंटिजेंट्स थे, मतलब इनका जो वो था, दल था, ठीक है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रख सके, ठीक है। मतलब उनके जो हथियार, उनका खर्चा, उनका खाना पीना, हर चीज का पैसा कौन देता था, वही राजा देता था, ठीक है। और द एले कुड नॉट एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद अदर लोकल रूलर्स और फॉरेन कंपनीज और एंगेज इन वॉरफेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद वो जो शासक था, ठीक है, वो जो राजा था जिसने इसको एक्सेप्ट किया, वो किसी और के साथ किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, ट्रेड, लड़ाई कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही वो किसी के साथ कोई सा एग्रीमेंट कर सकता था, ठीक है, एग्रीमेंट मतलब संधि, ठीक है। उसके बाद ना ही वो किसी के साथ ट्रेड कर सकता था, ठीक है, बिजनेस कर सकता था, ना ही वो किसी के साथ लड़ सकता था, ठीक है। उसे हर काम करने से पहले पूछना पड़ेगा ब्रिटिश से, ठीक है। और नहीं तो वो सारा काम कौन करेगी, इनडायरेक्टली ब्रिटिश, आप ऐसे कह सकते हो। वन ब्रिटिश रेसिडेंट वुड बी स्टेशनड इन द कोर्ट ऑफ द एली किंग, ठीक है। आपको पता होगा कि जितने भी राजा होते थे उनका अपना कोर्ट होता था, मतलब दरबार, ठीक है। और उस दरबार में एक ब्रिटिश का आदमी हमेशा बैठता था, क्योंकि दरबार में बहुत ही वो बात होती थी, ठीक है, बहुत ही सिक्योरिटी, हर चीज की बात होती है, ठीक है, दरबार में। तो उन सब बातों पे नजर रखने के लिए, ठीक है, जिससे अंग्रेजों को पता रहे कि क्या कर रहा है ये, ठीक है, तो उस बातों पे ध्यान रखने के लिए उनका एक आदमी जो था उनके उसमें रहता था दरबार में, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है, ये आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आप 4 पॉइंट्स लिख देना, या फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस और कैसे अवध को सब्सिडियरी अलायंस के हेल्प से अपने अंदर लिया गया, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया सब्सिडियरी अलायंस, अब इसके बाद पढ़ते हैं अवध, ठीक है। अवध जो है ना, ये इस चैप्टर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब द ब्रिटिश हैड लॉन्ग चेरिश्ड टू ऑक्यूपाई एंड कंट्रोल अवध, ठीक है। ब्रिटिश ने ना बहुत पहले से ही मन बना रखा था, ठीक है, कि अवध को जो है ना अपने अंदर लेना है, ठीक है। इन 1851 द लॉर्ड डलहौसी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हैड डिस्क्राइब्ड द किंगडम अवध एज, ठीक है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू योर माउथ वन डे, ठीक है। एक ऐसी चेरी, ठीक है, जो कि हमारे मुंह में गिरेगी, कभी ना कभी तो गिरेगी, ठीक है, किसी ना किसी दिन तो गिरेगी, लेकिन गिरेगी ये हमारे मुंह में ही, ठीक है। 1851 में लॉर्ड डलहौसी ने कहा था। ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो सेंटेंस था, ठीक है, ये क्यों कहा था या फिर किसने कहा था, ठीक है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे, ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना। और अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है अवध के बारे में, तो ये सेंटेंस अगर आप लिख दोगे तो ये आपको ना प्लस पॉइंट होंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरे 8 में से 8 मार्क्स मिल ही सकते हैं, ठीक है। 100% चांस होंगे इस एक लाइन के बाद कि आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल जाए। However, the British were unable to annex Awadh to the British Empire in 1856, ठीक है। 1851 में ये लाइन कही थी किसी ने, लॉर्ड डलहौसी, और 1856 तक वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अवध को अपने अंदर ले ले, लेकिन वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था जिस वजह से वो उनके अंदर नहीं आ पा रहे थे, कब्जा, वो जो है ना कब्जा नहीं कर पा रहे थे अवध को। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ अवध was the imposition of the subsidiary alliance, ठीक है। पहला जो कदम उठाए उन्होंने अवध को अपने तरफ करने के लिए, वो क्या था, इन्होंने इम्पोज कर दिया सब्सिडियरी अलायंस,
ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस जैसे कि हमने पढ़ा कि सब कुछ इसमें क्या था, इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो 1801 में इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इट वॉज अ सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्सले इन 1798, ठीक है। ये आपको पता है। इट स्टिपुलेटेड द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द नवाब, ठीक है। इस वजह से कौन कौन सी कंडीशंस थी, ही विल हैव टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, ठीक है। उसको क्या करना था, अपनी जो मिलिट्री फोर्स हो उसको डिसबैंड कर देना था, मतलब बैन कर देना था, आप ऐसे समझ सकते हो। ही विल परमिट द ब्रिटिश टू सेंड देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम। उसके बाद इसको परमिशन देनी थी ब्रिटिश को, जिससे वो अपने ट्रूप्स मतलब सिपाही भेज सकता था किंगडम में। ही विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट्स, ठीक है। उसको किसके हिसाब से काम करना था, ब्रिटिश के। ही विल एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर और एंगेज इन वॉरफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद वो कोई सा भी काम बिना अंग्रेजों के इजाजत से नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब इनडायरेक्टली क्या चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था इसके ऊपर, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स द नवाब हैड लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस एंड had become dependent on the British to maintain law and order within the kingdom, ठीक है। उसके बाद इस वजह से क्या हुआ, सब्सिडियरी अलायंस की वजह से जो वहां का नवाब था, ठीक है, अवध का, ठीक है, वाजिद अली शाह, उसने अपनी जो इंडिपेंडेंस थी ना वो खो दी और डिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश जो है ना इतनी इंटरेस्टेड थी क्यों अवध के लिए, ठीक है। अवध के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत करी थी और आखिरी में अवध को उन्होंने अपने अंदर ले ही लिया था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद एक रीजन और दिया था, ठीक है, अवध को वो ब्रिटिश ने अपने अंदर लेने के लिए कि मिस गवर्नेंस, ठीक है, कि ये मिस गवर्नेंस हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या रीजन थे जिस वजह से ब्रिटिश इतनी इंटरेस्टेड थी, ठीक है। द ब्रिटिश हैड अ कीन इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध, ठीक है। बहुत ही वो उत्सुक थी, किस लिए, अवध को अपने अंदर लेने के लिए, ठीक है। और ये क्या क्या बातें थी, द सॉइल ऑफ द अवध वॉज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड इंडिगो, ठीक है। वहाँ की जो सॉइल थी वो किसके लिए गुड थी, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और इंडिगो के लिए, ठीक है। इट वॉज आइडियली लोकेटेड टू बिकम द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और वो ऐसी जगह पे था ना अवध, ठीक है, जिससे वो प्रिंसिपल मार्केट बन सकता था किसका, पूरे नॉर्थ इंडिया का एक तरीके से, ठीक है। ये रीजन थे जिस वजह से वो इतने इंटरेस्ट थे, मतलब इतने उत्सुक थे। और यहीं पे जो ना हमारा ये चैप्टर नहीं, ये पार्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। चैप्टर 2 वो मतलब पार्ट 2 जो है ना इसका वो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you subscribe and hit the bell icon of my channel. Thank you.